और यहाँ पे मौजूद सारे बड़े एवं छोटे बंधुओं को मेरा नमस्कार। और मेरा विषय है कैशलेस अर्थव्यवस्था और मैं इसके पक्ष में बोलने वाला हूँ। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि सबसे पहले टैक्स पे चोरी, आतंकवादी पे रोक, और उसके बाद जो ब्लैक मनी इकट्ठा करते, काले धन इकट्ठा करते, उस पर रोक लग गया। और सबसे बड़ी बात कि जो कोविड के टाइम में हम लोग भुगतान करने से डर रहे थे कैश होने की वजह से, उसका डर जो है कैशलेस पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो ये हमारा एक फ़ायदा है कि कैशलेस भुगतान से हमें इतने तरह की फ़ायदा मिलती है। और उसके बाद सरकार के पास सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है, भुगतान का इतिहास होता है, तो कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर सकता है। तो ये सारा जो है एक पक्ष है कैशलेस भुगतान का। और उसके बाद आतंकवादी पे भी इससे रोक लग रहा है। नकली मुद्रा जो बनती है, जो कि कैश होता है, नकली मुद्रा, उस पर भी रोक लग रहा है, क्योंकि अगर कैशलेस है तो मुद्रा बनेगा ही नहीं, मुद्रा नहीं बनेगा तो कोई नकली मुद्रा नहीं बना सकता है, तो उस पर भी इससे रोक लगेगा। मैं दिलोनी यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडली एवं सभी अतिथिगण का अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा शीर्षक कैशलेस अर्थव्यवस्था सफलता या विफलता के विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। कैशलेस अर्थव्यवस्था मेरे विचार से एक विफलता है। वो ऐसे कि कैशलेस अर्थव्यवस्था, जैसा कि कैशलेस अर्थव्यवस्था न केवल हमारे डाटा को लीक करता है, बल्कि कैशलेस अर्थव्यवस्था उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां शिक्षा का स्तर उच्च हो, जहां लोग पढ़े लिखे हो, लोगों में जागरूकता हो। कैशलेस अर्थव्यवस्था बहुत कम खर्च में संभव नहीं है। इसके लिए बहुत लागत की आवश्यकता होती है। इसके लिए मोबाइल, इंटरनेट जैसी कई सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं मान सकते। इसके लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैशलेस के साथ साथ कागज पर आधारित भी व्यवस्था हो। जैसा ये कह रही है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए देश को, तो क्या हमारा देश अनपढ़ है? इसका क्या कहना है कि पढ़ा लिखा नहीं है हमारा? अभी भी हमारे क्षेत्रों में बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत निम्न है। उसके बाद भी हमारे देश में बड़े बड़े तकनीकी लोग हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा IIT है, IIM है, NIT है, जहाँ से बहुत पढ़े लिखे बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, और जो हमारे गूगल के CEO वो भी भारतीय। और तुम्हारा कहना है कि शिक्षा में हमारा देश पीछे अनपढ़ है। ग्रामीण इलाकों में भी जाकर के देखे, लोगों की वहाँ की शिक्षा का स्तर देखे, आपको पता चलेगा कि लोग अपने नाम तक बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और तुम्हारा जो कहना है कि डेटा लीक हो जाएगा, एक गूगल का CEO भी एक भारतीय है, एक माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी भारतीय है, तो तुम्हारा ये कहना कैसे हुआ कि हमारा देश अनपढ़ है? परंतु गूगल भी कई बार हैक हो चुका है। उसके तो वो तो सब में है ना हैक, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था गलत है। आप इसको कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि कैशलेस अर्थव्यवस्था गलत है? कैशलेस अर्थव्यवस्था ये आप ये बोल के प्रमाण नहीं कर सकते कि हमारा देश एक अनपढ़ देश है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा देश एक अनपढ़ देश है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा देश अनपढ़ क्षेत्र है, जो कि बहुत ही गलत शब्द प्रयोग कर रहा है आपने हमारे देश में। हमने गलत शब्द प्रयोग नहीं किया है। हमने बस ये कहा है कि हमारे देश में जागरूकता की कमी है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आप देखो जाकर कैसे डिजिटल करेंसी जो है यूज हो रहा है। आज आप छोटे छोटे नुक्कड़ों पे जाओ, एक चाय के टपरी पे जाओ, वहाँ भी आपको स्कैनर लगा मिलेगा, और वहाँ पे आप 5 रुपए देकर भी स्कैन करके पे कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से कैशलेस अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं रह सकते। बोल सकते हो अभी भी किसी भी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ना केवल तकनीक का उपयोग करते हैं, अभी तो ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए वो कैपेबल है, और आप बोल रहे हैं कि अनपढ़ है देश। मैंने अनपढ़ नहीं, आप बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। कैसे गलत मतलब निकाल रहे हैं? बता दो। आपने अपने लाइन में कहा है कि हमारा देश पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं है? अभी भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग देश है, एक विकासशील देश है, विकसित देश है। क्यों हम अभी भी एक विकासशील देश है? क्यों हम विकसित देश नहीं बन पाए अभी? क्योंकि हमारे देश में अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं सुधर सकते। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कमियां ही सफलता का कारण होता है। अगर कमियां नहीं रहेगी तो कमियों को स्वीकार करना सीखिए, तब उसको आप सुधार कर कमियां सकेंगे। को ही सफलता का रूप दिया जाता है। आप कमियां को कमियां मत समझिए, वो हमारा सफलता का आप जब तक कमियों को उसे स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम उसे सुधारेंगे कैसे? किसने नहीं स्वीकारा? एक ठेला
ले रख रखा है और आप उसको पे कर सकते हैं। कैसे कमियां नहीं इसने आप प्रारूप करा है? धन्यवाद। एक राष्ट्र एक चुनाव समस्या का समाधान है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है हमारा देश लोकतांत्रिक है और हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक सब कोई रहता है। डेमोक्रेसी यहाँ पे है, लोकतंत्र है। और हम जानते हैं कि एक चुनाव कराने में कितना हमारे यहाँ पैसा खर्चा हो जाता है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव आ जाए तो हमारे समस्या का काफी हद तक समाधान मिल सकता है। अति विशिष्ट मंच, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभी प्रज्ञावान श्रोताओं को मेरा नमन। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बहुत ही जटिल समस्या हमारे देश में। यह जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा था, ये हमारे संवैधानिक सभा में भी एक बार उठा था। तब हम स्वतंत्रता सेनानी सिपन लाल सक्सेना जी ने कहा था कि जिस संविधान में पहले से ही राष्ट्रपति शासन, अविश्वास प्रस्ताव जैसे निम्न प्रकार के तरीके हैं, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव का कोई उपयोग नहीं है। और जिस चीज का उपयोग नहीं हो उसको हम लोग अपने संविधान में और रोज के जो हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया है, जिससे हम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे मुख्य अंगों को चुनते हैं, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव एक समस्या बन के निकलेगा। जब हनुमान जी समुद्र फान कर लंका में गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में से हजार ज्यादा विपक्ष में चीजें हैं, तो आप उसके पक्ष में क्या बोलते हैं? बोलिए। पक्ष में बोलने का मतलब ये है कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। यहाँ पे तरह तरह की पार्टियां हैं, तो उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों का तो उत्थान करना है। और एक राष्ट्र एक चुनाव जब होगा तो उन पार्टियों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा। जिस देश में सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, उस देश में आज प्रधानमंत्री सांसदों को चुनते हैं। और जब एक राष्ट्र एक चुनाव होने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो विधायकों को भी चुनने लगेंगे और मुख्यमंत्री को भी चुनने लगेंगे। और उससे जो क्षेत्रीय परेशानियां हैं, जो भी संकट है जिसको एक क्षेत्रीय पार्टी समझती है, वो सब खत्म हो जाएंगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे 130 करोड़ जनता के परेशानियों को दरकिनार करके यहाँ के नेता चुनाव को जीत जाएंगे। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि किसी एक पार्टी के लिए ये प्रेफर किया जा रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव के आधार पर कभी क्षेत्रीय पार्टियों का उत्थान नहीं हो सकता है। और जब हनुमान जी समुद्र फान कर लंका गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ पिशाच राक्षस भरे हुए थे, लेकिन वहां भी एक विभीषण की कुटिया में कोई राम नाम जप कर रहा था। तब वो उतरते हैं और पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन है, आपकी स्थिति बताइए। तब विभीषण जी ने बोला कि सुनो पवन सुत वचन हमारी, अपति दंत बिच जीभ बेचारी। तो वही आज हमारे देश के नागरिकों की स्थिति है। और जब एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा तो जो 32 प्रकार की हमारे अगल बगल चुनौतियों हैं उसको कोई ध्यान नहीं देगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और तरह तरह के मुद्दों पर हमारे देश के चुनाव जीत दिया जाएगा। और सांसदों को, विधायकों को पक्षपात करके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तरह तरह विभिन्न प्रकार के आधार पर उन्हें चुन लिया जाएगा, जो कि हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरे से कम नहीं है। ये बताइए हमें कि जो एक चुनाव एक नेशन है, इसमें एक पार्टी को आप कैसे करेंगे केवल एक ही पार्टी आएगा? क्यों नहीं? आज एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री शख्सियत हैं, उनका दस्तवा है पूरे देश में। कैसे बताइएगा कि एक ही पार्टी इसमें? जहां सांसदों द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है, जहां सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, वहां आज प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं। इससे बड़ी क्या दुर्दशा हो सकती है लोकतंत्र की? आप लोकतंत्र को सबसे दुर्घटना में जातिवाद के नाम पर, राजा महाराजा के बेटे के नाम पर, तो जाति के नाम पर गेम खेला जाता है हमारे देश में। ये बात जनता की पीड़ा ना सुनते हुए और अपने पार्टी का उत्थान देखा जाता है। और अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो ये लोकतंत्र बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। और 130 करोड़ जनता के लिए यह संकट से कम नहीं है। लोकतंत्र के नाम यहीं पे मार देने हैं कि आप एक ही पार्टी को